अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपके अपनी होस्ट रानी पीरज़ादा एडवोकेट, आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल लीगल वे। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मोहम्मद सग़ीर ख़ान एडवोकेट, जो कि हमारे सीनियर एडवोकेट हैं और ये कंटेस्ट कर रहे हैं सिंध बार के इलेक्शन का डिस्ट्रिक्ट मलीर से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्लाह के आसान है। सर आप कौन सी साइड में ज़्यादातर प्रैक्टिस करते हैं आप? मेरी जनरल उमूमन सिविल और क्रिमिनल साइड पे प्रैक्टिस है। इसके अलावा कोई और साइड्स हैं? बैंकिंग पे भी करता हूँ और कस्टम और इनकम टैक्स के केसेस भी हैं। सर आपकी फ़ैमिली में आप वाहिद वकील हैं या कोई और भी इस शोबे में अपना कोई जानशीन छोड़ा है या आ रहे हैं इस फील्ड में? नहीं, मैं भाइयों में मैं वकील हूँ। आपकी औलाद में से किसी को आपने चाहा कि वो वकालत के शोबे में आए? बच्चे अभी पढ़ रहे हैं, अभी उनकी चॉइस है कि वो क्या बनना चाहते हैं। आज फर्स्ट टाइम आप कंटेस्ट कर रहे हैं सिंध बार के इलेक्शन का? जी, फर्स्ट टाइम मैं कंटेस्ट कर रहा हूँ। मैंने सुना है कि 2008 में आप एज ए मेंबर मैनेजिंग कमेटी कराची बार थे। जी, मैं करती बात। तो क्या वजह है कि इतने अरसे बाद 2008 के बाद इट मीन आप 12 साल के बाद इस फील्ड में आए हैं और सिंध बार का इलेक्शन ही क्यों आपने चूज़ किया? इसकी कोई बड़ी वजह? देखिए, मैं एज ए वकील इनरोल हुआ 98 में और मैंने तकरीबन एक 10 साल की वकालत करने के बाद 2008 में मैंने इलेक्शन लड़ा और मेंबर मैनेजिंग कमेटी का और मैं जीता हूँ। फिर मैंने इलेक्शन 2014 में लड़ा और 2014 में मैं जॉइंट सेक्रेटरी का इलेक्शन लड़ा और थोड़े से वोटों से मैं हारा था। और अब उसके बाद तकरीबन 6 साल के वक्फे के बाद मैं सिंध बार काउंसिल का इलेक्शन लड़ रहा हूँ और मुझे उम्मीद है दोस्तों से कि वो इंशाल्लाह मुझे वोट देंगे और कामयाब करेंगे। आप पैनल सिस्टम से आप क्या मुराद लेते हैं कि हमारे कराची में पैनल सिस्टम होना चाहिए या ग्रुपबंदी रहनी चाहिए? देखिए, पैनल सिस्टम वकला में कायम करना ख़ासकर डिस्ट्रिक्ट सतह के ऊपर और सिंध बार काउंसिल के उसके ऊपर बड़ा मुश्किल होता है। वो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के जो पाकिस्तान भर से जो इलेक्शन होते हैं उसमें भी बाज़ औक़ात 2 या 3 ग्रुप के लोग आ जाते हैं, तो पैनल सिस्टम बहुत मुश्किल है। दोस्तों का इलेक्शन होता है और उसके अंदर जो है ना दोस्त बढ़ चढ़ के अपनी राय का इज़हार भी करते हैं और वो मेरे ख्याल में सही है। नहीं, इससे तो बाज़ लोग ये कहते हैं कि पैनल सिस्टम होना चाहिए ताकि उसमें मुनाफ़क़त जो है ये ख़त्म हो जाएगी, लोग खुलकर सामने आएंगे कि कौन किसकी तरफ है और कौन किसकी तरफ नहीं है। पैनल सिस्टम से बंदा डिक्लेयर हो जाता है कि ये शख्स हमारे साथ है और ये शख्स दूसरे ग्रुप के साथ है। इस बारे में आप क्या कहना पसंद फरमाएंगे? देखिए, वो हर आदमी वकला का जो वोट होता है, चाहे वो कोई वोट देने वाला होता है या वोट लेने वाला होता है, इंतहाई बाशऊर वोट होता है और उसके अंदर चाहे पैनल सिस्टम हो या पैनल सिस्टम नहीं हो, वकला जिस बंदे को भी इलेक्ट करते हैं वो इंतहाई क्रेडिबल होता है और जो वकला के लिए मदद करता है, आगे बढ़ता है और वकला के वेलफेयर के लिए सोचता है, उसी को लोग वोट देते हैं। ख़ासकर इस हमारे प्रोफेशन के अंदर जब आदमी वकालत भी कर रहा होता है तो वेलफेयर के लिए टाइम निकालना बहुत मुश्किल काम होता है। तो ये वही वकला जो है ना टाइम देते हैं जो एक वेलफेयर का जज्बा रखते हैं, जो आम कामन वकील की मदद करना चाहते हैं। तो इसमें पैनल सिस्टम में आसानी तो हो जाती है, लेकिन उसके अंदर ये होना नामुमकिन है। अभी वो माहौल नहीं है कि जिसमें पूरे पाकिस्तान में या डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर जो है ना पैनल सिस्टम हो। लेकिन फ़िलहाल ये है कि दोस्तों के इलेक्शन होते हैं, मुख्तलिफ ग्रुप अपने कैंडिडेट उतारते हैं और लोग उसमें इलेक्शन लड़ते हैं और अच्छे और अहल लोग आने चाहिए। नहीं, मैं जो है ना किसी बड़े ग्रुप से मैं नाम नहीं बताता कि मुझे कौन मुझे सपोर्ट कर रहा है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मुझे अच्छे दोस्तों ने, मुझे सीनियर बहुत सारे दोस्तों की मुझे हमायत हासिल है और नौजवान लोगों की एक बड़ी तादाद मेरे पीछे खड़ी है और इंशाअल्लाह ताला हम इलेक्शन में हैरान कुन नतीजे देंगे इंशाअल्लाह। चलिए, अल्लाह ताला आपको कामयाबी से हमकिनार करे। आप क्या समझते हैं कि नए लोगों को आना चाहिए सिंध बार के इलेक्शन में या रिपीट कर रहे हैं वो उन्होंने कोई खातिर का कारकर्दगी नहीं दिखाई सिंध बार के इलेक्शन में, तो ऐसे लोग भी दोबारा आ रहे हैं? आप क्या समझते हैं कि नए लोगों को मौका देना चाहिए या ये रिपीटर्स को रिपीट करना चाहिए? देखिए, इसमें मेरी बड़ी डिफरेंट ओपिनियन है। मैं ना रिपीटर के ख़िलाफ़ हूँ और ना ही नौजवान वकला के ख़िलाफ़ हूँ। मेरी ये कोशिश है कि मेरिट, यानी कि अगर कोई जो जज्बा रखता है, अगर सीनियर में से जो रिपीट करते आए हैं तो उनके जज्बे को भी हम सलाम करते हैं,
लेकिन उनकी बहुत सारी जो कारकर्दगी है वो उस लेवल की नहीं है जितनी सिंध बार काउंसिल के स्टेज के ऊपर जो सूबाई एक बार काउंसिल होती है उसमें जो किरदार वो अदा कर सकते थे अपनी इस बार काउंसिल रूल्स और एक्ट को बेहतर करने में, वकला की वेलफेयर करने में, वो उन्होंने उस लेवल पे नहीं किया। इसीलिए हमारी ये कोशिश है कि इस दफ़ा जब एक 6 साल के वक्फे के बाद इलेक्शन हो रहे हैं तो हम कम से कम यानी कि उन पढ़े लिखे और नौजवान दोस्तों को भी हम सामने लाएं ताकि हमारे रूल्स में भी चेंजिंग आए और वकला की वेलफेयर के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सोचा जाए और हम सब वकला की वेलफेयर हो, ताकि ये बॉडी जो वेलफेयर बॉडियाँ होती हैं इसके अंदर उन्हें ही ऐसे लोग चाहिए कि जो अपनी प्रैक्टिस या वकालत बेहतर करने के लिए नहीं आएँ, बल्कि वो दोस्त आएँ जो वकला की वेलफेयर के लिए सोचें। आप क्या समझते हैं जो इलेक्टेड मेंबरान जो अरसे दराज से इस सीट पर विराजमान रहे हैं, उन्होंने सिंध बार की जो ज़मीन थी उसको किसी चीज़ के लिए यूटिलाइज़ किया, कोई हॉस्टल बनाए या कोई उन्होंने सिंध बार का अपना कोई ऑफिस बनाया, इस बारे में आप क्या कहना पसंद फरमाएंगे? नहीं, सिंध बार काउंसिल का तो ऑफिस तो मौजूद है हाई कोर्ट अंदर बिल्डिंग में, लेकिन ज़मीन अलाट हुई है एक हॉस्पिटल के लिए यहाँ श्री जना कॉलोनी में। तो हॉस्पिटल तो अभी तो नहीं बना, लेकिन वो हॉस्पिटल बनना चाहिए। और कराची के अंदर वकला की एक खासी तादाद है, ख़ासकर कराची में जो 5-6 डिस्ट्रिक्ट हैं इसके अंदर 12-14 हज़ार वकला सिंध बार काउंसिल के रोल के ऊपर हैं, बल्कि अब लोग कहते हैं कि 18 से 20 हज़ार के करीब जा चुके हैं। तो उसमें वकला के लिए मुख्तलिफ़ जगहों पे रिहायशी स्कीम के लिए होनी चाहिए और वेलफेयर का यही एक चीज़ होती है कि वकला को मेडिकल फैसिलिटीज़ दिए जाएँ और हॉस्पिटल की जो जगह है उस पर हॉस्पिटल जल्द से जल्द तामीर करके जो है ना वकला और वकला की फैमिली को मेडिकल सहूलतें मिलनी चाहिए और फंड्स जो हैं वेलफेयर के वो बेहतर एक जगह में यूज़ होने चाहिए। आप क्या समझते हैं कि सिंध बार के मेंबरान ने अभी तक ये कदम नहीं उठाया कि हमारे वकील अगर कोई बीमार हो जाते हैं, कोई इमरजेंसी उनके साथ हो जाती है, तो कोई भी हॉस्पिटल पैनलाइज़ नहीं किया कि पैनल सिस्टम होना चाहिए, जैसे आगा खान है, लियाकत नेशनल है और बड़े हॉस्पिटल हैं। आप क्या समझते हैं अगर आप जीत गए, आप इस तरफ आते हैं, तो आपने इस तरफ आकर क्या ये कदम उठाना है? और जो मेंबरान अभी मौजूद हैं या उन्होंने अरसे दराज पर विराजमान रहे, उन्होंने अब तक इस तरह का कोई कदम क्यों नहीं उठाया? देखिए, ये उन्होंने अगर कदम नहीं उठाया तो ये इंतहाई मायूसकुन सूरत हाल है। जब तक वकला का कोई हॉस्पिटल बनता या इस तरह उसकी बुनियाद रखी जाती और वो पाया तकमील तक पहुंचता, उस वक्त तक बार काउंसिल के स्टेज के ऊपर कम से कम कराची के अंदर 2-3 बड़े हॉस्पिटल हैं, उनके अंदर एक ऐसा पैनल का होना चाहिए कि जिसके अंदर वकला जाके वहाँ इलाज करा सकें और बेशक वो फ्री फंड में नहीं हो, लेकिन कुछ सस्ते इलाज हो ताकि वकला जो बड़ी जाके डॉक्टर्स को फ़ीसें अदा करते हैं वो कम से कम कुछ सहूलत उनको मिले। अच्छा, इस बारे में आप क्या अर्ज़ करेंगे कि जो जजेस का रवैया नाज़ेबा रवैया रहता है हाई कोर्ट के जजेस का अपने वकला के हवाले से, तो बार और बेंच में जो ये डिफरेंस पैदा हुआ है, इसके बारे में आप क्या कहना पसंद फरमाएंगे? जो इलेक्टेड बॉडी है, अब तक इन्होंने कोई रोल अदा नहीं किया, अगर आप इस तरफ आ जाते हैं, जीत जाते हैं, तो आप क्या रोल प्ले करेंगे? देखें, ये हम तो सच्ची बात यह है कि तकरीबन हमेशा कोर्टों के अंदर ही होते हैं और वकला के मसाइल को बड़े अच्छे तरीके से समझते हैं। मैं तो ये समझता हूँ बार और बेंच दोनों एक ही चीज़ होते हैं। वो जजेस सामने अगर चेयर पे बैठते हैं तो वकला जो है ना उनके सामने अपने केस को सामने रखते हैं। आजकल जो ज़्यादा जो कराची के अंदर मैंने जो चीज़ देखी है कि डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के अंदर जो है इनकम्पिटेंसी बहुत है, ख़ासकर जुडिशरी साइड के ऊपर है। बिल्कुल नए लोगों को जो है ना यहाँ जो बिठा दिया गया है और केसेस उनके पास इतने तादाद के अंदर हैं कि वो हो सकता है कि 2 केस या 10 केस जो है ना वो फैसले करने की पोजीशन में नहीं है, तो एक अदालत के अंदर किसी मजिस्ट्रेट की अदालत में चले जाएँ तो 100 केस 150 लोग लगे होते हैं। सीनियर सिविल जज की अदालत में चले जाएँ तो वहाँ भी 100 के करीब होते हैं। इसी तरह सेशन जज में चले जाएँ तो पूरे वो केस जो इतनी तादाद में होते हैं तो वो डेटे ही लगते, पूरा दिन निकल जाता है, कोई प्रोसीडिंग नहीं होती। इनकम्पिटेंसी है और उसमें जजेस की तादाद में भी इजाफा करना चाहिए और वकला में से इंतहाई कम्पिटेंट लोगों को जो है ना लाना चाहिए और प्रैक्टिस की जो हद है जो जज बनने की उसमें थोड़ा बढ़ाना चाहिए ताकि वो वकील जो
प्रैक्टिस करे कम से कम 4-5 साल जो उसकी वकालत हो, उसके बाद वो अगर जुडिशरी में आए तो वो बेहतर एक सिस्टम को डिलीवर कर सकता है। अदरवाइज़ नए बच्चे सिटी कोर्ट के अंदर हैं, जो लोअर जुडिशरी के अंदर हैं कि जिन्होंने 6 महीने या साल भी प्रैक्टिस नहीं की होती है, उनको अदालत के तरीक़ाकार का ही नहीं पता होता, और वो भी जज हैं, और वो उनके सामने वकला और लिटिगेंट परेशान होते हैं हमेशा कि हम क्या करें, किधर जाएं। लेकिन ये हमारी बदकिस्मती है। ये हायर जुडिशरी को ये सोचना चाहिए कि इस मामले में ख़ासकर अच्छे लोगों को जो है ना सामने लाएं। आप क्या समझते हैं कि इंसाफ की फरहमी में इतनी उजलत से काम क्यों लिया जाता है और इंसाफ इतनी जल्दी फराहम नहीं होता, और अगर इंसाफ मिलता भी है तो साइलिन या तो फौत हो चुका होता है या उसकी 10वीं या 12वीं बरसी का पीरियड चल रहा होता है। आप क्या समझते हैं कि ये ऐसा क्यों है? देखिए, ये ओवरऑल खाली एक सिस्टम ही हमारा ऐसा बन गया है कि अगर क्रिमिनल साइड लेंगे तो प्रोसिक्यूशन इंतहाई जो है ना इतनी वीक होती है, पुलिस अफसर इंतहाई इतना नायल होता है कि वो वक्त पे चालान नहीं पेश कर सकता, वो तफ्तीश मुकम्मल जो है ना टाइम पे नहीं करता है। और उसके बाद आगे जुडिशरी का सिस्टम ऐसा, मैंने जो पहले जैसे जिक्र किया कि हमारे पास उस तरह के वसाइल ही नहीं है जजेस को, और अगर यहाँ इनकम्पिटेंसी है, वहाँ वसाइल ही नहीं है। एक जज के पास अगर एक 100 केस लगा हुआ तो वो कैसे केस 100 को वो प्रोसीड करेगा पूरे दिन में, और वो नहीं कर सकता। इसी वजह से डेटे पड़ती हैं, केस आगे हो जाते हैं। तो हमारी जो सूबाई चीफ जस्टिस से यही रिक्वेस्ट है, और कि कम से कम जजेस की तादाद में भी इजाफ़ा हो, और ना सिर्फ जजेस की तादाद में इजाफ़ा हो बल्कि कम्पिटेंट वकला में से लोगों को लगाया जाए ताकि बेहतर से बेहतर काम हो। आप क्या समझते हैं कि जो वकील, उनके लिए एक जुडिशल एकेडमी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए ट्रेनिंग के लिए? जजेस की तो ट्रेनिंग होती है 6 महीने के लिए, वो जज बनने के बाद 6 महीने की, 3 महीने की उनकी ट्रेनिंग होती है। वकालत के पेशे में आने के बाद बीइंग अ जूनियर वकील वो 6-6 साल, 5-5 साल, 3-3 साल, 2-2 साल सीनियर वकील उनको ख्वार करते हैं, उनको कुछ सिखाते नहीं हैं, तो इस तरह के वकीलों के लिए बड़ी परेशानी का बायस हो जाता है। आप क्या समझते हैं कि कोई एकेडमी का क़याम होना चाहिए कि जो वो प्रोसीडिंग और केस बनाना और उसको पेश करना वो उस एकेडमी में सिखाया जाए, जो कि उनके सीनियर्स उनको नहीं सिखा पाते हैं? इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, ये जो आपने जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया ना कि वकला जो है ना बड़े वो होते हैं अदालत के अंदर जूनियर के साथ, सीनियर के साथ बड़े जूनियर जो है ना ख्वार होते हैं और उनको सिखाया नहीं जाता, ये बात नहीं है। जो वकील LLB करता है, जो बच्चा LLB करके कोर्ट के अंदर आता है, तो हमारा भी एक प्रोसीजर है कि 6 महीने वो जूनियरशिप करेगा, उसके बाद वो इंटरव्यू देगा। इंटरव्यू रिटन में भी होता है, तहरीर में भी होता है, उसके बाद इंटरव्यू पास करने के बाद आता है। असली चीज़ जो चीज़ खामी है वो ये है कि 6 महीने के बाद, साल के बाद जो है ना उस बच्चे को अगर कोई सिफारिश है या कहीं वो पब्लिक सर्विस क्लियर कर देता है तो वो उसको जुडिशल बेंच में बैठा दिया जाता है, जज बन के वो जो है ना बैठ जाता है। उसको वो ट्रेनिंग मैं तो ये कहता हूँ कि कम से कम 5 साल कोई भी वकील है उसकी एज में इजाफ़ा कर दिया जाए उसकी जज लगने में, और 5 साल उसकी वकालत हो, और 5 साल के अंदर बहुत कोई भी वकील है जो अगर वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में प्रैक्टिस करता है या हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करता है तो वो बहुत सारा कुछ सीख जाता है। उसके बाद अगर वो बेंच में बैठेगा तो वो एक अच्छा जुडिशल ऑफिसर भी होगा और वो कानून को भी समझता होगा। लेकिन अगर उसको 6 महीने या साल के अंदर उसको लगा दिया जाए तो उसको जितनी ट्रेनिंग भी दी जाए वो उसको थ्योरी का पता होगा, प्रैक्टिकल का उसको कोई पता नहीं होगा। अच्छा, आप क्या समझते हैं लॉयर्स क्लब एक बहुत बड़ी कामयाबी है वकलाओं के लिए, या मौजूदा काबीना ने ये वकलाओं के लिए एक मसला खड़ा कर दिया है कि लॉयर्स क्लब की ज़मीन अभी बनेगी, लॉयर्स क्लब बनेगा? आप क्या समझते हैं, एक बड़ी कामयाबी है या मौजूदा काबीना की अहमकाना हरकत है? नहीं, देखिए, लॉयर क्लब के हवाले से ये है कि ये जो ज़मीन अलाट हुई थी और ये लॉयर्स क्लब के लिए बनी गई थी, तो बहुत अरसे से ज़्यादा वो पैसे जो है ना जो वहाँ से रेंट आता था वो जमा भी था और वो पैसे ज़ाया थे। तो इस काबीना ने कम से कम एक हिम्मत करके उसको इनिशिएट किया है कि वहाँ पे बनना चाहिए, और इंशाअल्लाह ताला जब अगर आज काम शुरू हुआ है तो इंशाअल्लाह वो तकमील भी हो जाएगा, और उसमें वकला को अगर जो दूसरा क्लब या कोई बड़ा 4 स्टार या 5 स्टार होटल अफोर्ड नहीं करता तो वो कम से कम अपने बच्चों को जो है ना और ख़ुद जाके वह अपने जो फ़ारग टाइम है वो बेहतर अंदाज में गुजार सकता है।
आप क्या समझते हैं, अगर आप इलेक्टेड हो जाते हैं सिंध बार के इलेक्शन में, तो आपने क्या अज़ाइम रखे हुए हैं कि आने के बाद इस काबीना में हमने मेडिकल के हवाले से, वकला की रिहाइश के हवाले से, हॉस्टल के हवाले से और पैनल सिस्टम के हवाले से क्या आपने एक प्रोग्राम जामा तैयार किया हुआ? कुछ इस बारे में बताइए। देखिए, कराची के अंदर तो हॉस्टल वगैरह की तो मेरे ख्याल में ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कराची के अंदर अगर कोई भी वकील रहता है, बाहर से तो बहुत कम वकील आके यहाँ प्रैक्टिस करते हैं, और ज़्यादातर लोग जो कराची के अंदर ही रहते हैं, यहीं वकालत करते हैं, ज़रा अपने घरों में जाते हैं। यहाँ बुनियादी तौर पे दो मसाइल जो है ना वकला को ज़्यादा पेश आते हैं। एक ये कि जब वो बीमार होते हैं तो उनको मेडिकल की सहूलत नहीं होती, और बार काउंसिल की तरफ से पूरी लाइफ में उनको समझो 25,000 रुपया दिया जाता है मेडिकल के लिए, तो वो कम से कम 1 लाख रुपया होना चाहिए। कोई भी वकील अगर जब बीमार हो जाए या उसको कोई ज़रूरत पड़े तो अगर मेडिकल अप्लाई करे तो उसको 1 लाख रुपया मिलना चाहिए। और उसके बाद उसकी फोतगी की सूरत में फंस गया, अगर वकील फोत हो जाए, चाहे वो 62 या 65 क्रॉस भी कर चुका है या उससे पहले उसकी फोतगी हो जाती है, तो उसके कम से कम जो ड्यूज़ हैं उसमें से बार काउंसिल की तरफ से उसी दिन 1 लाख रुपया उसके घर में पहुंचाना चाहिए, ताकि वो तजहीज़ व तकफ़ीन और बाज़ों का डेड बॉडी यहाँ से अंदरून सिंध या अंदरून पंजाब या बाकी इलाकों में भेजी जाती है, तो उसको वो मिलने चाहिए। उसके बाद आफ्टर डेथ जो है वो जो पैसे इन्होंने रखे हुए हैं कि उसकी फैमिली को 5 लाख रुपया मिलेगा, और ज़िंदगी में अगर वो एज को क्रॉस करता है तो उसको 2 लाख रुपया मिलेगा। ये इंतहाई ज़्यादती है। एक वकील पूरी उम्र जब पैसे देता रहता है और बाज़ का लाइफ पेमेंट भी कर देता है, तो लेकिन उसको मरने के बाद उसके बच्चों को अगर 5 लाख रुपया मिलता है इस दौर में भी, तो ये बहुत कम पैसे हैं। मेरे ख्याल में कम से कम मरने की सूरत में भी और ज़िंदगी में अंदर अगर उस एज तक पहुँचता है, रिटायरमेंट की एज तक, तो उसको कम से कम 10 लाख रुपया मिलने चाहिए। ये थे हमारे मोहम्मद सग़ीर ख़ान साहब, जो कि इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट मलीर से, और वकला की वेलफेयर के हवाले से इन्होंने एक जामा प्रोग्राम तरतीब दिया हुआ है। आने के बाद इलेक्ट होने के बाद ये वकला की वेलफेयर के हवाले से, मेडिकल के हवाले से, उनकी रिहाइश के हवाले से और वकला की वेलफेयर के हवाले से इनका एक जामा प्रोग्राम इन्होंने एक तरतीब दिया हुआ है। अल्लाह ताला आपको अपने मिशन में कामयाबी से हमकिनार करे। बहुत शुक्रिया सर। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी।